हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी यूपीपीएससी। मैं खुशबू चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आपके सामने आपकी आज की करंट अफेयर्स लेकर के, यानी कि 11 जून 2020 की करंट अफेयर्स लेकर के। एंड इस करंट अफेयर्स को हमें पढ़ना है क्योंकि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है तो आ जाइए, पढ़ लेते हैं इसको। सो आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं क्या कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कोविड-19 महामारी के दौरान सुसंगत और संपर्क रहित विमान यात्रा के लिए फ्लाईजी नामक एक एप्लीकेशन का विकास किया है या विकसित करी है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने, वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान ने, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने, या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर ने? तो भाई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने ये काम किया है, इसको डेवलप किया है, फ्लाईजी को डेवलप किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के छात्रों ने कोविड-19 महामारी के दौरान यात्रियों को एक सहज एवं संपर्क रहित हवाई यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए फ्लाईजी नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया है। इस एप्लीकेशन को आईआईटी गुवाहाटी के थर्ड ईयर के स्टूडेंट दीपक मीना, हंसराज पटेल और अरिजीत सिंह ने मिलकर के बनाया है। इस मल्टी फंक्शन एप्लीकेशन फ्लाईजी को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नियमों के अनुरूप बनाया गया है। इसका मकसद हवाई सफर को सुरक्षित और तनाव मुक्त बनाना है और इससे बैगेज ड्रॉप, पार्किंग, शॉपिंग एक्सपीरियंस और सफर के जरूरी अपडेट्स आसानी से मिल सकेंगे। इसकी मदद से आप एयरपोर्ट पर शॉपिंग कर सकेंगे और पैसे भी अदा कर सकेंगे। इससे आप मल्टी करेंसी पेमेंट भी कर सकते हैं। खाने को ऑर्डर करने में भी ये आपकी सहायता कर सकता है। नॉर्मली इस एप्लीकेशन में स्मार्ट यूआई असिस्टेंट है जो बुजुर्ग लोगों के लिए काफ़ी मददगार है। इस ऐप में रियल टाइम फ्लाइट नोटिफिकेशन, यूनिवर्सल वेब चेक इन पोर्टल, चेक इन बैगेज स्टेटस और एयरपोर्ट के मैप आदि शामिल हैं। टीम का कहना है कि यह आपदा के अलावा सामान्य स्थितियों में भी प्रभावकारी है। पहली बार यात्रा कर रहे लोगों के लिए यह गाइड की भूमिका निभाएगा। इससे एयरपोर्ट के विभिन्न फंक्शन और समझने के में काफ़ी आसानी होगी। इस ऐप को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस के अनुरूप बनाया गया है। मैं आईआईटी गुवाहाटी के बारे में बता देती हूँ कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी भारत के असम राज्य में गुवाहाटी में इस भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक तकनीकी और अनुसंधान विश्वविद्यालय है। यह भारत में स्थापित छठा आईआईटी है। इसकी स्थापना 1994 को हुई थी। निर्देशक प्रोफेसर टीजी सीताराम है। आपका अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको याद रखना है कि मर्सर के वर्ष 2020 के रहन सहन की लागत सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? हांगकांग, टोक्यो, न्यूयॉर्क और ज्यूरिख। तो भाई यहाँ पे हांगकांग ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि मर्सर के वर्ष 2020 रहन सहन की लागत सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई विश्व में 60वां सबसे महंगा शहर है, जबकि एशिया में यह 19वें स्थान पर है। सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय शहरों में मुंबई सबसे महंगा शहर है। इसके बाद नई दिल्ली विश्व स्तर पर 101वां स्थान है इसका, और चेन्नई विश्व स्तर पर 143वें स्थान पर है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि बेंगलुरु और कोलकाता 171 और 185 रैंकिंग में सबसे कम खर्चीले भारतीय शहर साबित हुए हैं। सर्वेक्षण में शामिल सभी भारतीय शहरों में कम से कम 4 स्थानों ने अपनी रैंकिंग में छलांग लगाई है, जिसमें नई दिल्ली सर्वाधिक वृद्धि के साथ 17वें स्थान पर पहुंच गया है और प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहरों की शीर्ष 100 सूची से बहुत कम के अंतर से भी ये रह गया है। अगर मैं वर्ल्ड के लेवल की बात करूं तो मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए हांगकांग सबसे महंगे शहरों की सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर अशवागत तुर्कमेनिस्तान है। जापान के टोक्यो और स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर है, जबकि सिंगापुर पिछले साल से या 2 स्थान पीछे निकल करके या नीचे गिर करके 5वें स्थान पर आ गया है। वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल होने वाले अन्य शहरों में 6ठे स्थान पर यूएसए का न्यूयॉर्क है, 7वें स्थान पर चीन का शंघाई, 8वें स्थान पर स्विट्जरलैंड का बर्न, 9वें स्थान पर जिनेवा और 10वें स्थान पर बीजिंग शामिल है। सर्वेक्षण में दुनिया भर के 400 से अधिक शहर शामिल हैं। इस वर्ष की रैंकिंग में 5 महाद्वीपों के 209 शहर शामिल हैं, इसको आप याद रखिएगा। और प्रत्येक स्थान में 200 से अधिक वस्तुओं की तुलनात्मक लागत को मापते हैं, जिनमें आवास, परिवहन, भोजन, कपड़े, घरेलू सामान और मनोरंजन शामिल होता है। आपको मर्सर के बारे में बता देती हूँ, यह एक अमेरिकी मानव संसाधन परामर्श फर्म है। मर्सर ग्लोबल फॉर्मेशन या प्रोफेशन सर्विसेज फर्म मार्श एंड मैकलेनन की एक सहायक कंपनी है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। देन आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक लीडार उपकरण में मुख्य रूप से एक लेजर, एक स्कैनर और एक विशेष जीपीएस रिसीवर होता है। पुरातत्वविदों के इस दल द्वारा इसके माध्यम से वर्तमान में तामार घाटी का अध्ययन किया जा रहा है, जो एक समृद्ध पुरातात्विक स्थल है। दोनों के दोनों जो आपके स्टेटमेंट हैं भाई ये करेक्ट है, इनको आप याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा एक बार और डिटेल में देख लीजिए।
कि कोविड-19 महामारी के चलते जहां विश्व स्तर पर पुरातत्वविदों को स्थलों और साइट्स की खुदाई करने से रोक दिया गया, वहीं यूनाइटेड किंगडम के पुरातत्वविदों के एक दल द्वारा अपने शोध कार्य को घर से ही लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्निक के माध्यम से जारी रखा गया है। पुरातत्वविदों के एक दल के द्वारा हवाई सर्वेक्षण से प्राप्त डेटा के माध्यम से लिडार टेक्निक का प्रयोग करते हुए हजारों डेटा छवियों का एनालिसिस यानी कि विश्लेषण किया गया है। दल द्वारा हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से इन चित्रों को दो स्रोतों से प्राप्त किया गया है। पहला टेलस साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट नामक एक अनुसंधान परियोजना में से था तथा दूसरा यूके पर्यावरण एजेंसी के द्वारा। पुरातत्वविदों के इस दल द्वारा वर्तमान में तामार घाटी का अध्ययन किया जा रहा है, जैसे कि आपका सेकंड स्टेटमेंट है, जो एक समृद्ध पुरातात्विक स्थल है। तामार घाटी में लौ युग और रोमन युग से संबंधित कई स्थल भी विद्यमान है। मैं इसके बारे में आपको गाइडलाइंस या बता देती हूँ कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग साइट्स वाज फाउंड। 2 रोमन सड़कों के हिस्से प्राप्त हुए हैं हमें यहाँ पे। 30 प्रागैतिहासिक काल के बड़े रोमन तटबंधों के बाड़ों का पता लगाया गया है। 20 प्रागैतिहासिक काल के मृतक टीले, मध्ययुगीन काल के सैकड़ों खेत तथा कुछ खाद्यान्नों की भी पुष्टि की गई है। लिडार के बारे में बता देती हूँ। एक लिडार उपकरण में मुख्य रूप से एक लेजर होता है, एक स्टैक एनालाइजर होता है और एक जीपीएस रिसीवर होता है, जो कि आपका फर्स्ट स्टेटमेंट था ऑलमोस्ट करेक्ट है या पूरा करेक्ट है। आप बोल सकते हो कि व्यापक क्षेत्रों पर लिडार डेटा प्राप्त करने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले मंच हैं। 2 प्रकार के लिडार स्थलाकृति और बैथोमीट्रिक हैं। स्थलाकृति लिडार आमतौर पर भूमि को मैप करने के लिए एक निकट अवरक्त लेजर का यानी कि इंफ्रारेड लेजर का उपयोग करता है, जबकि जो आपका बैथीमेट्रिक लिडार है ये जलमर्मर हरे प्रकाश का उपयोग करता है ताकि समुद्र तल और नदी ताला ऊंचाई को भी माप सकें। आपसे पूछा जा रहा है आपके अगले प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किस ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने का ठेका दिया गया है। अडानी ग्रुप ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को, JSW ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को, ग्लो ग्रीन एनर्जी समिति को एंड रिलायंस ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को। तो भाई ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को दिया गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने का ठेका मिला है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके तहत गौतम अडानी की कंपनी 8000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट तैयार करेगी और 2000 मेगावाट की एक घरेलू सौर पैनल विनिर्माण क्षमता स्थापित करेगी। कंपनी इसमें लगभग $6 अरब के कुल निवेश भी करेगी। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम से अपनी तरह की पहली विनिर्माण सहित सौर परियोजना हासिल भी करी है। ठेके के तहत वह 8 गीगावाट की सौर परियोजनाओं का विकास करेगी और साथ ही 2 गीगावाट के अतिरिक्त सोलर सेल और मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता का भी स्थापना की जाएगी। कंपनी ने बताया कि दुनिया में ये अपनी तरह का सबसे बड़ा ठेका है दुनिया में एंड इसके लिए करीबन 42,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इससे 4 लाख करोड़ को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से आपका रोजगार भी मिलेगा। अडानी ग्रीन एनर्जी ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI से अपनी तरह का पहला विनिर्माण जुड़ा हुआ है और सौर ऊर्जा पुरस्कार जीता है। पुरस्कार के एक भाग के रूप में अडानी ग्रीन एनर्जी सौर परियोजनाओं के 8 गीगावाट को एक प्रतिबद्धता के साथ विकसित करेगा, जो कि अडानी सौर को अतिरिक्त सौर सेल और मॉड्यूल निर्माण क्षमता के 2 गीगावाट स्थापित भी किए जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में अनन्या नाम से एक नैनो टेक्निक आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है। CSIR भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कोलकाता, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान रक्षा संस्थान पुणे और आपका मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर। उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान आपने इसमें पुणे स्थित जो है उसने ये किया है काम। पुणे स्थित उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एक अनन्या नामक नैनो टेक्निक आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे का डेवलपमेंट किया है या डिवाइस को डेवलप किया है। यह मास्क, PPE, हॉस्पिटल लिनन, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सही सभी प्रकार की सतहों को कीटाणु नाशित या कीटाणु रहित करने में प्रभावी है। इसका उपयोग एलिवेटेड बटन और डोर नॉब्स जैसी सामान्य जगहों को कीटाणु नाशन करने के लिए भी किया जा सकता है। अनन्या एक जल आधारित स्प्रे है, यह 24 घंटे तक प्रभावी रहती है। यह स्प्रे कपड़े, धातु की वस्तुओं और प्लास्टिक पर टिक सकती है। स्प्रे की विषाक्तता मनुष्यों के लिए नगण्य है। अनन्या स्प्रे की शेल्फ लाइफ 6 महीने से भी अधिक है। इसके बारे में यानी कि अबाउट डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा अनुसंधान संस्थान के बारे में आपको बता देती हूँ कि उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान रक्षा मंत्रालय के तहत संचालित होती है। यह संस्थान भारतीय आयुध कारखानों, तटरक्षक बल, भारतीय सशस्त्र बलों, वायुसेना, सेना और नौसेना के अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इस संस्थान के कुलाधिपति रक्षा मंत्री होते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है,
इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या तेलंगाना? सो मध्य प्रदेश सरकार ने या मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए निष्ठा विद्युत मित्र योजना को शुरू किया है। यह योजना कंपनी कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के सभी 16 जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में लागू कर दी गई है। योजना ग्राम पंचायत स्तर के उपभोक्ताओं एवं विद्युत वितरण कंपनी के मध्य एक सेतु की तरह काम करेगी। निष्ठा विद्युत मित्र योजना में महिला स्व सहायता समूह द्वारा उपभोक्ताओं को ऑनलाइन अथवा उपाय ऐप के माध्यम से बिल भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन भुगतान के लिए परामर्श भी दिया जाएगा। निष्ठा विद्युत मित्र समूह द्वारा त्रुटिपूर्ण देयकों की शिकायतों का निराकरण, उपभोक्ताओं के बंद खराब मीटरों की शिकायतों का निराकरण, नए कनेक्शंस ऑनलाइन प्रक्रिया से देने के साथ ही बिजली चोरी की रोकथाम और बिजली के अवैध और असंवैधानिक उपयोग की सूचना का काम भी महिलाओं के समूह द्वारा किया जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं विश्व प्रत्यानयन दिवस यानी कि आपका वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे का विषय क्या है? एडिंग वैल्यू टू सप्लाई चेन्स, एक्रीडिएशन डिलीवरिंग अ सेफर वर्ल्ड, एक्रीडिएशन अ ग्लोबल टूल टू सपोर्ट पब्लिक पॉलिसी एंड एक्रीडिएशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। सो देख लीजिए भाई, विश्व प्रत्यानयन दिवस WCD प्रत्येक वर्ष 9 जून को व्यापार एवं अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका में रेखांकित करने एवं बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। WAD 2020 का विषय एक्रीडिएशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी है। इस दिन का जो विषय है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम द्वारा विकसित किया गया है या तय किया गया है। भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि QCI के 2 प्रत्यायन बोर्डों, राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड तथा राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड ने इस समारोह को मनाने के लिए एक वेबिनार का भी आयोजन किया है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने के लिए आयोजित 6 राष्ट्रीय मानक कॉन्क्लेव का जबरदस्त समर्थन भी किया गया है। देश में संगत हितधारकों को सुग्राही बनाने में असीम सहायता भी की गई है। प्रत्यानयन गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र में एक आवश्यक भूमिका भी निभाता है। WAD वेबिनार में 2 तकनीकी सत्रों का संचालन भी किया जा गया है और प्रत्येक सत्र में विनियामक परिप्रेक्ष्य पर फोकस किया गया है और दूसरे सत्र ने उद्योग की खाद्य सुरक्षा पर जोर दिया है। लगभग 700 प्रतिभागियों ने वेबिनार लाइव में भाग भी लिया है। देखिए, मैं बहुत आराम से पढ़ती हूँ, मैं देख के पढ़ती हूँ, मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। आपका मीडियम अगर इंग्लिश है तो आप इसको इंग्लिश में भी कंटिन्यू कर सकते हो। मैं किसी भी तरीके का बीच में इंटरप्शन नहीं चाहती, इसलिए मैं आपको ऐसे ही देती हूँ। सो अगर आपको कोई सजेशन हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस शैक्षिक केंद्र और रोटरी इंडिया ने ई रिक्शा को अधिक रचनात्मक बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा परिषद ने? NCERT ने ये काम किया है। इस शिक्षा को और ज्यादा रचनात्मक बनाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने मानव संसाधन यानी कि NCERT मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के मार्गदर्शन और सहयोग से रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ डिजिटल रूप से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के तहत ई रिक्शा या ई शिक्षा प्रणाली या इस शिक्षा सामग्री को NCERT के सभी टीवी चैनलों पर कक्षा 1 से 12 के लिए प्रसारित किया जाएगा। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि NCERT द्वारा अनुमोदित सामग्री ई शिक्षा के माध्यम से पूरे देश के बच्चों तक पहुंचे। देन समझौते के तहत विद्यादान 2.0 के अंतर्गत रोटरी इंटरनेशनल कक्षा 1 से 12 के सभी विषयों के लिए NCERT की हिंदी भाषा में ई कंटेंट उपलब्ध कराएगा। रोटरी इंटरनेशनल द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी और साथ ही वयस्क साक्षरता मिशन में वह अपना संपूर्ण योगदान भी देगा। व्यवसायिक परीक्षण के लिए सामग्री सहित शिक्षक प्रशिक्षण रोटरी इंटरनेशनल द्वारा प्रदान किया जाएगा। NCERT के 12 राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों के माध्यम से कक्षा 1 से 12 के लिए पाठ्यक्रम मॉड्यूल का प्रसारण किया जाएगा, जो जुलाई 2020 में उपलब्ध भी हो जाएगा। एक ही समय में भारत सरकार की राष्ट्रीय मोबाइल एप्लीकेशन दीक्षा के माध्यम से ई शिक्षा मॉड्यूल भी उपलब्ध होंगे। वर्तमान समय में यह जो सामग्री है वो हिंदी और पंजाबी में उपलब्ध है, इसको आप याद रखिएगा। और इसे लगभग 10 करोड़ छात्रों के लिए 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्कूलों में तुरंत लागू भी कर दिया जाएगा। आपके अगले प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से अमेरिकी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर नियुक्त किया गया है? जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर को, जनरल चार्ल्स जेम्स कैमरन को, जनरल चार्ल्स फोर्ट विलियम को एंड जनरल चार्ल्स लुइस माउंटबेटन को? जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर को नियुक्त किया गया है
एंड अमेरिकी सीनेट ने 9 जून 2020 को सर्वसम्मति से जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर को अमेरिकी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर चुना है। ब्राउन का चुनाव काफ़ी ऐतिहासिक भी रहा है। इसके साथ ही वे देश की सैन्य सेवाओं में से एक का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत अधिकारी बन गए हैं। ब्राउन 98 के वोट से चुने गए हैं। उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने इसे ऐतिहासिक पल बताया। पेंस ने ही सीनेट में मतदान की अध्यक्षता को किया था। ब्राउन इससे पहले अमेरिकी प्रशांत वायुसेना के कमांडर थे। वह एक फाइटर पायलट हैं। उनके पास करीबन 2900 घंटे से अधिक समय तक विमान उड़ाने का अनुभव भी है। अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ये होता है। ब्राउन 1984 में वायुसेना में शामिल हुए थे। उन्होंने स्क्वाड्रन और विंग स्तर पर कई तरह के पदों पर काम किया है और एक लड़ाकू स्क्वाड्रन और 2 फाइटर विंग की कमान संभाली है। वे अमेरिकी वायुसेना हथियार स्कूल में F-16 के प्रशिक्षक भी थे। ये हैं जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर। आपका आज का अंतिम प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रांतिकारी की जयंती 11 जून को मनाई जाती है? भगत सिंह की, राम प्रसाद बिस्मिल की, खुदीराम बोस की या सचिंद्र नाथ सान्याल की? इसी राम प्रसाद बिस्मिल की आपकी जो जयंती होती है वो 11 जून को मनाई जाती है। काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती 11 जून को मनाई जाती है। आज उनकी 123वीं जयंती मनाई जाएगी। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती था। राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लड़ने और देश को आज़ाद कराने के लिए मातृदेवी नाम के क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी के अलावा राम प्रसाद बिस्मिल एक बेहतरीन कवि, शायर, कुशल बहुभाषी, अनुवादक, इतिहासकार होने के साथ ही साहित्यकार भी थे। बिस्मिल उनका उपनाम था जो कि उर्दू भाषा का शब्द है जिसका मतलब है आपका आत्मिक रूप से आहत। राम प्रसाद बिस्मिल ने राम और अज्ञात नाम से भी लेखन किया था। बिस्मिल ने काकोरी कांड को अंजाम देने में अंग्रेजी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने 9 अगस्त 1925 को अपने साथियों के साथ में मिलकर के काकोरी कांड को अंजाम दिया था, जिसमें 10 लोगों ने शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को लखनऊ के पहले काकोरी में रोक लिया था और सरकारी खजाने को लूट लिया था। इस कांड को अंजाम देने के लिए जर्मन पिस्तौलों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें अशफाकुल्ला खां एंड भी शामिल थे। इस कांड में 40 गिरफ्तारियां हुई थी। इस काकोरी कांड के आरोप में 4 लोगों को 16 सितंबर 1927 में फांसी की भी सजा सुनाई गई थी। बताया जाता है कि बिस्मिल की फांसी के दौरान जेल के बाहर हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए थे और उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल भी हुए थे। फांसी के 3 दिन पहले ही उन्होंने अपनी आत्मकथा का आखिरी अध्याय भी पूरा किया था। उनकी प्रसिद्ध रचना सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, आप सभी लोगों ने सुना होगा। गाते हुए न जाने कितने क्रांतिकारी देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे से झूल गए थे। तो ये हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो मुझे तो गूज बम्स आ जाते हैं ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है सुन करके। आई होप कि आपके अंदर भी इतनी ही ज़्यादा क्रांतिकारी भावनाएं होंगी एंड आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।